आज हम उत्तराखंड की वादियों में छिपे कुछ अनूठे खजानों पर गौर करने वाले हैं। यहाँ के जो खास पार्क और गार्डन है, हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि वे उत्तराखंड सिर्फ पहाड़ों और तीर्थों की ही भूमि नहीं है। हाँ, बिल्कुल। यहाँ प्रकृति संरक्षण, संस्कृति और आप कह सकते हैं भविष्य की सोच को लेकर कुछ बहुत ही दिलचस्प प्रयोग हो रहे हैं, खासकर इन खास पार्कों के जरिए। तो चलिए इस जानकारी की परतों को थोड़ा खोलते हैं। बिल्कुल, और ये पड़ताल वाकई में दिलचस्प होने वाली है क्योंकि ये सिर्फ पारंपरिक बागानों की कोई लिस्ट नहीं है। इसमें लाइकन पार्क से लेकर वो क्रिप्टोगेमिक गार्डन और यहाँ तक कि जंगल हीलिंग सेंटर जैसी अनोखी पहले शामिल है। अच्छा। आज हम कोशिश करेंगे कि इन जगहों की विविधता और उनके पीछे छिपे गहरे मायनों को समझें, चाहे वो पर्यावरण के लिहाज से हो या सांस्कृतिक जुड़ाव से या फिर आपके ये भविष्य की जरूरतों के नजरिए से। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं उन पार्कों से जो प्रकृति की शायद अनदेखे छोटे मगर बेहद महत्वपूर्ण हिस्सों पर ध्यान दिलाते हैं। जानकारी ये कहती है कि मुनस्यारी पिथौरागढ़ में देश का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है। लाइकेन तो अपने आप में एक पूरी दुनिया है ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल। और ये पार्क सिर्फ देखने की जगह से कहीं ज्यादा है। लाइकेन, जो कवक और शैवाल का एक तरह का सहजीवन है, हम्म। वो वायु प्रदूषण के प्रति अविश्वसनीय रूप से संवेदनशील होते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये पार्क एक तरह से पर्यावरण की सेहत का जीता जागता इंडिकेटर है। जहां लाइकेन फल फूल रहे हैं, समझिए वहां की हवा साफ है। ये प्रकृति का अपना प्रदूषण मापक यंत्र, यूं समझ लीजिए। शायद मशीनों से भी ज्यादा बारीक जानकारी दे सकता है ना? अरे वाह! तो मतलब ये सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक उपकरण भी हुआ। और इसी तरह की सूक्ष्म प्रकृति पर ध्यान देने का एक और उदाहरण नैनीताल के खुरपा ताल में बने मॉस गार्डन का है। काई, जिसे हम अक्सर पैरों तले रौंद देते हैं, उसके लिए पूरा एक समर्पित गार्डन। कमाल है। बिल्कुल, मॉस भले ही छोटे दिखें, लेकिन देखिए ये मिट्टी बनाने में, नमी बनाए रखने में और दूसरे पौधों के लिए आधार तैयार करने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इस तरह का गार्डन हमें याद दिलाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में इकोसिस्टम में हर छोटे से छोटा जीव या पौधा का अपना महत्व है। ये संरक्षण की एक बहुत ही बारीक सोच को दर्शाता है। ये बात तो है। और इसी कड़ी में एक और नाम बेहद खास लग रहा है। देववन चक्राता, देहरादून में बना क्रिप्टोगेमिक गार्डन। ये भी अपनी तरह का पहला और सबसे ऊंचाई पर स्थित बताया गया है। क्रिप्टोगेम्स ये क्या होते हैं असल में, और ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? देखिए, क्रिप्टोगैम्स वो पौधे हैं जिनमें फूल या जिनमें फूल नहीं होते। हाँ, फूल या बीज नहीं होते, जैसे फर्न, मॉस, लाइकेन, कवक। ये पृथ्वी पर जीवन के शुरुआती रूपों में से हैं और किसी भी इकोसिस्टम की बुनियाद बनाते हैं। अच्छा। इनके लिए एक समर्पित गार्डन बनाना न सिर्फ इन प्राचीन प्रजातियों का संरक्षण है, बल्कि ये वैज्ञानिकों और छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण शोध और शिक्षा का केंद्र भी है। ये हमें पृथ्वी के विकास की कहानी समझने में कह सकते हैं मदद करते हैं। तो ये पार्क हमें प्रकृति के उन पहलुओं से रूबरू करा रहे हैं जिन्हें हम आमतौर पर शायद नजरअंदाज कर देते हैं। संरक्षण का मतलब सिर्फ बड़े जानवर या ऊंचे पेड़ नहीं, बल्कि ये सूक्ष्म संसार भी उतना ही जरूरी है। इसी तरह रानीखेत में वो घास संरक्षण केंद्र की स्थापना भी हुई थी, वो भी काफी चर्चा में रहा था, है ना? हाँ। और ये भी इसी सोच का हिस्सा है। घासें देखिए चारागाहों का आधार हैं, मिट्टी के कटाव को रोकती हैं और कई जीवों का आवास भी हैं। अक्सर इन्हें गैर जरूरी समझ लिया जाता है, लेकिन इनके संरक्षण के लिए एक केंद्र बनाना दिखाता है कि राज्य समग्र पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहा है। और हाँ, संरक्षण के इसी सिलसिले में चमोली की मंडल घाटी में ऑर्किड संरक्षण केंद्र है और रानीखेत में फर्न संरक्षण केंद्र भी महत्वपूर्ण है। ये खास और नाजुक पौधों पर केंद्रित है। ये तो हुई प्रकृति के सूक्ष्म संसार की बात। अब जरा उन पार्कों पर आते हैं जहां प्रकृति, संस्कृति और शायद इंसान की सेहत का संगम दिखता है। जानकारी के अनुसार कंडोलिया, पौड़ी गढ़वाल में एक थीम पार्क बना है और जिसका रेस्टोरेंट खास तौर पर पारंपरिक कोटी बनाल शैली में बनाया गया है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प बात है। यहाँ पर्यटन को सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि उसे स्थानीय वास्तुकला और संस्कृति से जोड़ा गया है। कोटी बनाल शैली, आप जानते हैं, भूकंपरोधी और पहाड़ी पर्यावरण के अनुकूल मानी जाती है। जी, सुना है इसके बारे में। जी, तो ये रेस्टोरेंट सिर्फ खाने की जगह नहीं, बल्कि स्थानीय ज्ञान और पहचान का भी प्रतीक बन जाता है। ये दिखाता है कि कैसे आधुनिक विकास और पारंपरिक विरासत साथ चल सकते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। जी। और सेहत की बात आपने की, तो ऋषिकेश में एक एक्यूप्रेशर पार्क है। हाँ,
एक्यूप्रेशर पार्क। और रानीखेत के कालिका में बना वो जंगल हीलिंग सेंटर। अच्छा, जंगल हीलिंग सेंटर। ये दोनों ही प्रकृति के जरिए सेहत सुधारने के अनूठे तरीके लग रहे हैं। हाँ, लग तो रहे हैं। बिल्कुल। एक्यूप्रेशर पार्क तो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों को सार्वजनिक स्वास्थ्य से जोड़ने का एक प्रयास है। वहीं जंगल हीलिंग सेंटर, हाँ, रानीखेत वाला। हाँ, जो जापानी शिनेरिन योकू या जिसे फॉरेस्ट बाथिंग कहते हैं, उस तकनीक पर आधारित बताया गया है। अच्छा। वो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में आप देखिए, मानसिक शांति के महत्व को रेखांकित करता है। ये सिर्फ पेड़ पौधों के बीच घूमना नहीं है, बल्कि सचेत रूप से प्रकृति के साथ जुड़कर तनाव कम करने और तंदुरुस्ती बढ़ाने का एक कह सकते हैं वैज्ञानिक तरीका है। ये तो सचमुच आज के समय की जरूरत महसूस होती है। और आपने पारंपरिक ज्ञान की बात की, तो माणा गांव चमोली में राज्य का सबसे ऊंचाई पर स्थित हर्बल गार्डन स्थापित किया गया है। इतनी ऊंचाई पर जड़ी बूटियों का संरक्षण कितना चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण होगा ये। बेहद महत्वपूर्ण। देखिए, हिमालय क्षेत्र अपनी दुर्लभ और शक्तिशाली जड़ी बूटियों के लिए जाना जाता है। इतनी ऊंचाई पर जहां ये पौधे प्राकृतिक रूप से उगते हैं, उनका संरक्षण और अध्ययन करना ये न केवल उन प्रजातियों को बचाने के लिए जरूरी है, बल्कि ये स्थानीय समुदायों के पारंपरिक ज्ञान को सहेजने और उसे आप कहिए वैज्ञानिक आधार देने का भी एक अहम प्रयास है। तो हमने देखा कि कैसे ये पार्क सिर्फ घूमने फिरने की जगह नहीं है, बल्कि ये संरक्षण, संस्कृति और स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण केंद्र भी बन रहे हैं। अब जरा भविष्य की ओर देखते हैं। वो पार्क्स जो अर्थव्यवस्था, शिक्षा या पर्यावरण की जो आधुनिक चुनौतियां हैं, उनसे जुड़े हैं। जानकारी में सितारगंज, उधम सिंह नगर में बन रहे प्लास्टिक पार्क का जिक्र है। हाँ, और ये आज के समय की एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय चुनौती है, प्लास्टिक कचरा। इससे निपटने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण औद्योगिक कदम है। इस पार्क का मकसद प्लास्टिक को रिसाइकिल करके दोबारा इस्तेमाल लायक उत्पाद बनाना है। यह दिखाता है कि राज्य पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ सर्कुलर इकोनॉमी मतलब चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे समाधानों पर भी काम कर रहा है, जहां कचरे को संसाधन में बदला जाता है। सही कहा। और शिक्षा के क्षेत्र में हल्द्वानी के 3 पानी में एस्ट्रो पार्क और साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है। ये तो छात्रों और विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए काफी रोमांचक होगा। निश्चित रूप से खगोल विज्ञान और सामान्य विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और खासकर बच्चों और युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए ऐसे केंद्र बहुत जरूरी होते हैं। और हल्द्वानी में तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय भी है, तो ये कदम उस शैक्षिक माहौल को और मजबूत करेगा, है ना? बिल्कुल। हल्द्वानी में वैसे और भी कई पहले हुई हैं। जैसे जानकारी में था पॉलिनेटर पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क, एरोमेटिक गार्डन, पाम गार्डन, डायनासोर पार्क और रामायण वाटिका भी। ये इतनी विविधता क्या दर्शाती है वहाँ? ये दिखाता है कि हल्द्वानी शायद एक हब के तौर पर उभर रहा है, जहां विभिन्न जरूरतों को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। जैसे जैव विविधता संरक्षण के लिए बायोडाइवर्सिटी पार्क है, परागणकों का महत्व समझाने के लिए पॉलिनेटर पार्क है। हाँ, फिर पर्यटन और मनोरंजन के लिए डायनासोर पार्क, रामायण वाटिका हैं, और शायद स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए विशेष पौधे जैसे एरोमेटिक और पाम गार्डन। और हाँ, वहीं पर राज्य का पहला बैम्बू मार्केट यानी बांस बाजार भी स्थापित हुआ था, जो स्थानीय कारीगरों और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अच्छा, बैम्बू मार्केट भी वहीं है। और वन्यजीव संरक्षण और पर्यटन का भी एक रोचक मेल देखने को मिलता है खटीमा उधम सिंह नगर के सुरई इको जोन में बने क्रोकोडाइल पार्क में, जहां राज्य की पहली क्रोकोडाइल सफारी भी शुरू की जा रही है। जी, यह एक संतुलित दृष्टिकोण का अच्छा उदाहरण है। मगरमच्छों का संरक्षण करना और साथ ही नियंत्रित पर्यटन मतलब सफारी के जरिए लोगों में उनके प्रति जागरूकता और सम्मान बढ़ाना। इससे देखिए स्थानीय रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं, जिससे संरक्षण प्रयासों को समुदाय का समर्थन मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। ये तो है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो जानकारी में फूड पार्कों का भी जिक्र था, हरिद्वार और काशीपुर में। और देहरादून का आईटी पार्क तो खैर काफी समय से स्थापित है ही। हाँ, फूड पार्क जो हैं वो कृषि उपज के प्रसंस्करण मतलब प्रोसेसिंग और मूल्य संवर्धन यानी वैल्यू एडिशन के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं। ये किसानों को बेहतर बाजार देते हैं और खाद्य उद्योग को बढ़ावा देते हैं। वहीं आईटी पार्क राज्य की अर्थव्यवस्था को ज्ञान आधारित उद्योग की ओर ले जाने का प्रतीक है। तो हम देख रहे हैं कि पार्कों की अवधारणा कितनी विस्तृत हो गई है। ये सिर्फ हरियाली या मनोरंजन तक सीमित नहीं है अब,
बल्कि राज्य के समग्र विकास के विभिन्न पहलुओं से जुड़ गई है। तो हमने देखा कि उत्तराखंड की ये पार्क और गार्डन कितने विविध और बहुआयामी है। ये सिर्फ लाइकेन, मॉस या डायनासोर देखने की जगह नहीं है। ये संरक्षण के नवीन प्रयोगों, पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के संगम, सांस्कृतिक पहचान को सहेजने और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने की प्रयोगशालाएं भी हैं। चाहे वो कंडोलिया के थीम पार्क में कोटी बनाल शैली का रेस्टोरेंट हो या रानीखेत का वो जापानीज तकनीक पर आधारित हीलिंग सेंटर, ये सब इसी बहुआयामी सोच को दर्शाते हैं। हाँ, और यहाँ ये बात मुझे काफी फैसिनेट करती है कि ये पार्क राज्य की बदलती प्राथमिकताओं और आकांक्षाओं का एक तरह से प्रतिबिंब है। एक तरफ हम क्रिप्टोगैम्स जैसे अति सूक्ष्म जीवन रूपों के संरक्षण पर ध्यान दे रहे हैं, जैसे क्रिप्टोगैमिक गार्डन में, जी। तो वहीं दूसरी तरफ प्लास्टिक जैसी आधुनिक समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं प्लास्टिक पार्क के जरिए। पारंपरिक ज्ञान का सम्मान हो रहा है हर्बल गार्डन माणा में, और नई तकनीकों का स्वागत भी, जैसे ही जंगल हीलिंग सेंटर, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे प्रकृति, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और मानव कल्याण मिलकर राज्य की एक नई पहचान गढ़ रहे हैं। तो आखिर ये सब क्या मायने रखता है? ये पार्क सिर्फ जमीन पर बने कुछ ढांचे नहीं हैं, बल्कि ये हमें पारिस्थितिकी, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और मानव कल्याण के बीच के जो जटिल और गहरे रिश्ते हैं, उनको समझने का एक अनूठा नजरिया देते हैं। जाते जाते एक विचार मन में आता है, और शायद श्रोताओं के लिए भी। जैसे जैसे इस तरह के विशेष और थीम आधारित पार्क बढ़ रहे हैं, क्या हम उनके स्थानीय समुदायों और जो नाजुक पहाड़ी पर्यावरण है, उस पर पड़ने वाले दीर्घकालिक और शायद अनदेखे सामाजिक और पारिस्थितिक प्रभावों का पर्याप्त आकलन कर रहे हैं? इस पर सोचने की जरूरत है।